स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉड्यूल 4 फैसिलिटेटिंग टीचिंग लर्निंग इन स्कूल एंड इंक्लूजन। तो इसमें हम 4.1 देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है इंट्रोडक्शन टू आईईपी एंड टीएलएम फॉर चिल्ड्रन विथ सीपी, एम्पटीज, पोलियो, स्पाइनल कॉर्ड injuries, spina bifida and muscular dystrophy and multiple disabilities and other disabling condition। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आईईपी क्या होती है। आईईपी जो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है या प्लान है, और टीएलएम जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले आईईपी का देखते हैं। आईईपी एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना है जो विशेष रूप से जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए बनाई जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई एरिया किसी उसमें वीक हो जाता है जिसमें वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आईईपी तैयार की जाती है। बच्चों की विशिष्ट शैक्षिक ज़रूरतों को पहचानता है और उन्हें पूरा करने के लिए एक व्यक्तिगत योजना तैयार करता है, वो आईपी कहलाता है। ठीक है, अब आईपी की विशेषताएं देख लेते हैं। तो आईपी की विशेषताएं पहले तो है व्यक्तिगत ज़रूरतों के आधार पर, मतलब जिसकी जैसी नीड होती है उसके आधार पर हम आईपी को डिज़ाइन करते हैं। आईपी बच्चों की विशेष ज़रूरतों के अनुसार तैयार किया जाता है। लक्ष्य निर्धारित करना, इसमें बच्चे के शैक्षिक, सामाजिक और शारीरिक विकास के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। समय सीमा निर्धारित की जाती है प्रत्येक लक्ष्य के लिए। इसमें लक्ष्य जो है लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं। ठीक है, अब उस गोल को अचीव करने के लिए एक समय सीमा तय की जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लक्ष्य प्राप्त हो। सहायक संसाधन, आईईपी के तहत बच्चों के लिए सहायक उपकरण, सहायक शिक्षण विधियां, विशेष शिक्षण की सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है आईईपी में क्या क्या शामिल होता है। तो आईईपी में जो शामिल होता है वो देख लेते हैं। शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की सूची जो बच्चे के विकास के लिए आवश्यक होती है। विशेष सहायक सेवाएं होती हैं जैसे स्पीच थेरेपी हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई, जैसे और भी कोई मोटर थेरेपी हो गई, लैंग्वेज थेरेपी हो गई, तो इसमें शामिल की जाती है। प्रगति की उनकी जो प्रोग्रेस होती है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, तो इससे ये सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे की प्रगति जो है तय लक्ष्यों के हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट है टीएलएम। टीएलएम का मतलब है शैक्षिक सामग्री। ठीक है, टीएलएम का मतलब है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो सहायक अधिगम या शिक्षण अधिगम सामग्री जो विशेष बच्चों को उनकी शिक्षा में सहायता के लिए तैयार की जाती है। इसमें जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको टीएलएम उनके लिए विशेष रूप से टीएलएम डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो जो उनका कॉन्सेप्ट है उसको आसानी से सीख सके। ठीक है, टीएलएम का महत्व जो है वो देख लेते हैं। तो दृष्टिहीन बच्चों के लिए ब्रेल सामग्री होती है जैसे ब्रेल की किताबें या अन्य सहायक उपकरण। संपर्क में मदद, बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में सहायता के लिए सहायक उपकरण होते हैं जैसे व्हील चेयर होते हैं, विशेष सिटिंग उपकरण होते हैं। गणित और पढ़ाई के लिए सहायक सामग्री होती है जैसे पंक्तियाँ, चित्र, अन्य दृश्य सहायक सामग्री जो बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं। स्पीच विकास के लिए खेल, बच्चों को भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए खेल और गतिविधियाँ जो अन्य संचार में मदद करती हैं। विकलांग बच्चों के लिए आईपी और टीएलएम का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इसमें बहुत सारे डिसेबिलिटी हैं। सीपी है, एम्पुटीज है, पोलियो है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, स्पाइना बाइफिडा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और या अन्य दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए आईपी टीएलएम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की शारीरिक और मानसिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करते हैं। इसमें व्यक्तिगत योजनाएं जो हैं आईपी के माध्यम से जो विशेष बच्चे होते हैं उनके व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं जो उनकी नीड जो होती है, स्पेसिफिक नीड होती है, उसको पूरा करने में मदद करती है। सहायक सामग्री जो होती है उनकी जैसे उनकी नीड होती है, जैसे उनका लेबल होता है, शारीरिक और मानसिक ज़रूरत होते हैं उसके अनुसार तैयार किया जाता है। जैसे कि दृश्य सामग्री, स्पीच सहायक उपकरण और शारीरिक सहायक उपकरण जो उन्हें शिक्षा में बेहतर सहयोग प्रदान करते हैं।
4.2 है असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड फंक्शनल एक्टिविटीज़ फॉर सीपी, एम्पटीज, पोलियो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइना बाइफिडा एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड अदर डिसेबिलिंग कंडीशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है इन बच्चों के लिए। सीपी, एम्पटीज, स्पाइनल कॉर्ड, पोलियो, स्पाइना बाइफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए। तो इसमें सबसे पहले सहायक प्रौद्योगिकी का उद्देश्य जो है दिव्यांग बच्चों से प्रभावित बच्चों को शारीरिक, मानसिक या शैक्षिक कार्यों में सहायता प्रदान करना है। जैसे ये प्रौद्योगिकी जो है या टेक्नोलॉजी बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार बनाई जाती है ताकि वह अपनी गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से प्रभावी रूप से कर सके। मतलब जो सहायक उपकरण है वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बच्चे का जो शैक्षिक कार्य है, मानसिक कार्य है या डेली लिविंग के कार्य हैं उसको वो करने में सक्षम हो सके। तो सहायक प्रौद्योगिकी विभिन्न विकलांगताओं के लिए क्या क्या है वो देख लेते हैं। सीपी के लिए सहायक प्रौद्योगिकी क्या है? व्हीलचेयर हो सकती है, स्मार्टफोन और टैबलेट हो सकता है, स्पीच थेरेपी उपकरण, स्नेकलिंग उपकरण, हाथों और उंगलियों की क्षमता में सुधार के लिए पहना जाता है। एम्पटीज के लिए क्या है? प्रोस्थेटिक अंग, जो अंगों की कमी को पूरा करने के लिए जो आर्टिफिशियल लिम्ब बनाए जाते हैं वो। विलंबित स्विच और टूल्स होते हैं जो बच्चे को शारीरिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए स्विच और उपकरण का यूज़ किया जाता है। हैंड फ्री उपकरण, ताकि बच्चे अपने हाथों का उपयोग किए बिना कार्य कर सकें। पोलियो के लिए है स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, आधुनिक व्हीलचेयर, चलने में सहायक उपकरण, कंप्यूटर स्क्रीन और बड़ी सिस्टम, इसके अलावा व्हीलचेयर हो गया, बैसाखी हो गई, ये सारी चीज़ें पोलियो के लिए उपयोगी हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है इनके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर आ जाएगी। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जो हाथों से काम करने में असमर्थ बच्चों के लिए स्पीच आधारित नियंत्रण होता है। स्मार्ट घर उपकरण जो बच्चों के जीवन को सरल और आत्मनिर्भर बनाते हैं। स्पाइना बाइफिडा के लिए है स्पेशलाइज्ड व्हीलचेयर और शूज, विस्तृत सहायक उपकरण, फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी उपकरण। तो ये सारे टेक्नोलॉजी हैं डिसेबिलिटीज़ के लिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए है मांसपेशियों को सहारा देने वाले उपकरण, स्विच आधारित डिवाइस जो बच्चों के कम्युनिकेशन कौशल में सुधार लाते हैं। उच्च तकनीकी व्हीलचेयर। मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट आधारित शिक्षा उपकरण जो बच्चों के लिए विविध शिक्षा सामग्री प्रोवाइड करते हैं। आधुनिक टैबलेट और स्मार्टफोन बच्चों को व्यक्तिगत शारीरिक ज़रूरतों के अनुसार डिज़ाइन किए गए ऐप जो शिक्षा, शारीरिक गतिविधि और संचार में मदद करते हैं। ऑडियो विजुअल उपकरण जो सुनाई भी देते हैं और दिखाई भी देते हैं, जो डेफ ब्लाइंडनेस से प्रभावित होते हैं उनके लिए ये उपयोगी होते हैं। 4.3 है गवर्नमेंट कंसेशन स्कीम एंड फैसिलिटीज़, एजुकेशनल एड्स एंड अप्लायंस ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से कंसेशन हैं, स्कीम्स हैं, कौन कौन से एड्स एंड अप्लायंस ट्रांसपोर्ट हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले है इसमें सरकारी छूट योजनाएं, सुविधा और सहायक उपकरण। तो कौन कौन से सहायक उपकरण हैं इन डिसेबल्ड बच्चों के लिए? भारत सरकार जो है विकलांगताओं वाले बच्चों और वयस्कों के लिए कई योजनाएं और सुविधाएं प्रदान करती है ताकि जीवन में विभिन्न गतिविधियों में अपने अधिकतम क्षमता का उपयोग कर सकें। इनमें एजुकेशन है, थेरेपी है, परिवहन है, सहायक उपकरण है, ये सारी चीज़ें शामिल है। और गवर्नमेंट कंसेशन स्कीम जो है तो सबसे पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। 40% अगर डिसेबिलिटी है तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी मानी जाती है। ज़रूरी होती है कोई भी सुविधा लेने के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। एजुकेशन में छूट मिलती है, कर में छूट मिलती है, स्वास्थ्य और चिकित्सा में सुविधाएं मिलती हैं, पेंशन मिलते हैं, भत्ता मिलता है, ये सारी चीज़ें मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। एजुकेशनल एड जो है उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? विशेष शिक्षा मिलता है जिसमें सहायक उपकरण जैसे ऑडियो विजुअल सामग्री है, ब्रेल पुस्तक है, बड़े प्रिंट में अक्षरों वाली किताबें हैं, स्पीच थेरेपी उपकरण मिलता है, कंप्यूटर टैबलेट मिलता है, ब्रेल और श्रवण उपकरण मिलते हैं, विशेष शिक्षक और सहायक सेवाएं मिलती हैं।
थर्ड जो है सहायक अप्लायंस में प्रोस्थेटिक अंग जो आर्टिफिशियल लिम्ब जैसे हाथ पैर कैलिपर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, व्हील चेयर और वॉकर मिलते हैं, स्मार्ट वेयरवेल्स मिलते हैं, उन्नत तकनीक वाले जैसे स्मार्ट घड़ियां हैं, सेंसिंग डिवाइस है, व्यक्तियों और उनके शारीरिक स्थिति पर नज़र रखने में मदद करते हैं। स्पीच संवेदनशील उपकरण मिलते हैं, जैसे बोलने में कठिनाई होती है उनके आवाज़ को पहचानने में मदद करता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट में छूट मिलती है, विशेष परिवहन जैसे विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए वाहन जो व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त होते हैं। सरकारी परिवहन में छूट मिलती है, यात्री छूट मिलती है जैसे रेलवे में, हवाई यात्रा में, अन्य यात्राओं में टिकट में विशेष छूट मिलती है। इसके अलावा अन्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य देखभाल योजना, आवास योजना जिसमें मतलब उनको आरामदायक और सुलभ जीवन जीने के लिए सुविधाएं मिलती हैं, सामाजिक सुरक्षा मिलती है, विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन और भत्तों के रूप में आर्थिक सहायता मिलती है। 4.4 है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर एक्सेसिबिलिटी। तो इसमें देखते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर डिसेबिलिटी जो है 4.4 में पूछा है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर, यहाँ पर पूछा यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर एक्सेसिबिलिटी। तो ये एक्सेसिबिलिटी किसके लिए? सीपी, एम्पुटीज, पोलियो, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इनके लिए है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूनिवर्सल डिज़ाइन है क्या। यूनिवर्सल डिज़ाइन ये है कि जो ऐसी डिज़ाइन जो सबके लिए उपयोगी हो, मतलब उसका एक्सेस सभी कर पाएँ। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? सभी लोगों के लिए, चाहे उनकी शारीरिक, मानसिक या संवेदी स्थिति कुछ भी हो, उनको उपयोगी वातावरण और उनके लिए ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करवाना जो उनकी आवश्यकता के अनुसार हो। अब इसके मुख्य सिद्धांत हैं तो समान उपयोग, मतलब हर कोई बिना किसी भेदभाव के उसका समान उपयोग कर पाए। फ्लैक्सिबल होती है, उपयोगकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा करती है। सरल और सहज उपयोग, इसे समझना और उपयोग करना आसान होता है। कम शारीरिक प्रयास, इसे उपयोग करने के लिए कम ताकत या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आकार और स्थान, उपयोग में आसानी के लिए उपयुक्त आकार और स्थान प्रदान करता है। विभिन्न विकलांगताओं के लिए डिज़ाइन जो है उसका विचार जो है, जैसे सीपी है उसके लिए रैंप, लिफ्ट की उपलब्धता, व्हील चेयर या जो डोर होते हैं वो उनका अनुकूलन, वॉशरूम का अनुकूलन, स्पर्श और साइन ऑडियो गाइड। एम्पुटीज़ के लिए प्रोस्थेटिक के साथ चलने फिरने में मदद करने वाले उपकरण, स्थिर पकड़ के जैसे रेलिंग होनी चाहिए, ऊंचाई समायोजित कार्य क्षेत्र। पोलियो के लिए व्हील चेयर फ्रेंडली रास्ते और फर्नीचर, हाथ और पैर के लिए सहायक उपकरण, हाइड्रोलिक लिफ्ट होनी चाहिए। स्पाइना बाइफिडा के लिए बैठने और खड़े होने के लिए सपोर्टिव फर्नीचर होने चाहिए। छोटे स्तर पर सामान की व्यवस्था, थकान कम करने के लिए बैक रेस्ट और कुशन होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए बैरियर फ्री इंटीरियर या फर्नीचर होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वायस एक्टिवेटेड बनाना चाहिए। व्हीलचेयर फ्रेंडली फर्श होनी चाहिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए आसान पकड़ने के लिए चौड़े हैंडल होने चाहिए। थकान कम करने के लिए स्वचालित दरवाजे और उपकरण होने चाहिए। समायोज्य कुर्सियाँ और टेबल, ऐसी कुर्सियाँ जो कंफर्टेबल हों। सुविधाओं को के उदाहरण जो है जैसे रैंप हो गया, एलिवेटर हो गया, ब्रेल साइन, टेक्टाइल पाथ हो गए, ऑडियो संकेत और दृश्य अलर्ट हो गए, समायोज्य फर्नीचर। सार्वजनिक परिवहन में सुलभ सीटें होनी चाहिए। सार्वभौमिक डिज़ाइन का महत्व क्या है? तो सार्वभौमिक डिज़ाइन जो है उसका महत्व ये है, समावेशन और आत्मनिर्भरता को ये बढ़ावा देते हैं, भेदभाव और असमानता को कम करते हैं, मानव अधिकारों और गरिमा की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर एक्सेसिबिलिटी। आई होप ये आप सभी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
4.5 में पूछा है फैसिलिटेटिंग सोशल एंड पीयर ग्रुप रिलेशनशिप। तो देखते हैं इसमें सामाजिक संबंध और साथियों के साथ अच्छे संबंध विकलांग व्यक्तियों के मानसिक और शारीरिक विकास को में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ना केवल उन्हें जीवन में खुशियाँ और आत्मसम्मान देते हैं, बल्कि समाज में समानता और समावेशिता को भी बढ़ावा देते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक और साथी समूह संबंध को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला समावेशी शिक्षा हो गया। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, जहाँ पर डिसेबल्ड और नॉर्मल दोनों बच्चों को बिना किसी भेदभाव के उनकी आवश्यकताओं के आधार को ध्यान में रखकर एजुकेशन दिया जाता है। तो सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा यहाँ पर मिलती है। जैसे उनको मतलब सामान्य बच्चों को सामान्य स्कूलों और कक्षाओं में शिक्षित किया जाए ताकि वह अन्य बच्चों के साथ मेलजोल बढ़ा सकें। उनकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार होता है। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण देते हैं, जैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने देते हैं, सामाजिक कौशल सिखाते हैं ताकि वे अपने साथियों से अच्छे तरीके से बातचीत करें और उनसे कनेक्शन बनाएं। संपर्क को बढ़ाने की गतिविधियाँ, समूह आधारित गतिविधियाँ जैसे खेल है, कला है, संगीत है और नाटक है, जो बच्चों को एक साथ लाने और दोस्ती करने के अवसर देती है। पीयर सपोर्ट में साथी समूह का निर्माण, जैसे विकलांग व्यक्तियों को उनके साथियों के समूह में शामिल करने के लिए सहायक और समावेशी वातावरण बनाना। उन्हें आत्मसम्मान और समर्थन मिलता है इससे। सहायक शिक्षक और पेरेंट्स का समर्थन, शिक्षक और अभिभावक बच्चों को सामाजिक संबंधों के निर्माण में मदद करते हैं, जैसे उनके बीच अच्छी मित्रता को बढ़ाना। पारस्परिक समझ और सहयोग, साथियों के बीच विकलांगताओं को लेकर समझ बढ़ाना ताकि वे एक दूसरे को सहायता और समर्थन दें। परिवार का समर्थन, फैमिली सपोर्ट, घर पर परिवार समर्थन और समझ, परिवार के सदस्य बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। घर पर बच्चे को आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का एहसास होना चाहिए। सामाजिक और शारीरिक सीमा की पहचान, माता पिता और परिवार के बच्चों को शारीरिक और मानसिक सीमाओं को समझना चाहिए, उनके अनुसार सामाजिक गतिविधियों में उनका समर्थन करना चाहिए। सामुदायिक प्रोग्राम या हम बोल सकते हैं कम्युनिटी प्रोग्राम, सामाजिक कार्यक्रम में भागीदारी। अब इसमें जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष खेल प्रतियोगिताएं जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं ताकि वे दूसरे बच्चों के साथ अच्छा संबंध स्थापित कर सकते हैं। समाज में समावेशिता बढ़ाना, समाज में विकलांग व्यक्तियों के बारे में जागरूकता फैलाना ताकि वे समाज में आसानी से समाहित हो सके और उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो। असिस्टिव डिवाइसेस एंड रिसोर्सेज, तो इसमें सामाजिक गतिविधियों के लिए उपकरण होते हैं, जैसे व्हीलचेयर हो गई, सुनने वाले उपकरण हो गए, स्पीच थेरेपी उपकरण हो गए। वो दूसरे बच्चों के साथ समान रूप से भाग लेने में मदद करते हैं। स्मार्ट टेक्नोलॉजी हो गया। स्मार्ट टेक्नोलॉजी में जैसे डिजिटल उपकरण होते हैं, ऐप्स होते हैं जो कम्युनिकेशन करने में, सोशल कॉन्टेक्स्ट बनाने में बच्चों की मदद करते हैं। खेल और शारीरिक गतिविधियाँ, जिस विशेष खेलों का आयोजन कर सकते हैं, सामान्य खेलों में भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं बच्चों की। मानसिक स्वास्थ्य और प्रेरणा, जिसमें सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, जिसमें बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे मतलब बन सके और उसे एक पॉजिटिव दृष्टिकोण सिखाएं हम, ताकि वो सामाजिक साथी और समूह संबंधों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित हो। मनोरंजन और प्रेरणादायक गतिविधियाँ, उन्हें प्रेरित करने के लिए जैसे म्यूजिक, आर्ट है, ड्रामा है आदि की गतिविधियाँ आयोजित कर सकते हैं। मॉड्यूल 5 इंट्रोडक्शन टू थेरेपेटिक्स इंटरवेंशन टू फैसिलिटी क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो इसमें 5.1 में पूछा गया है फिजिकल एंड फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ लिफ्टिंग, कैरिंग एंड ट्रांसफर टेक्निक्स। यहाँ पर सीपी और एम्पटीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइना बाइफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और कई डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों के लिए शारीरिक और कार्यात्मक प्रबंधन। ठीक है, फिजिकल एंड फंक्शनल मैनेजमेंट का मतलब है शारीरिक और कार्यात्मक प्रबंधन, लिफ्टिंग और ट्रांसफर तकनीकें क्या होनी चाहिए।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए शारीरिक और कार्यात्मक प्रबंधन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको फंक्शनल और फिजिकल काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो शारीरिक गतिविधियों में सहायता प्रदान करना और उनकी स्वतंत्रता को बढ़ाना, लिफ्टिंग, कैरिंग और ट्रांसफ़र तकनीकों का सही तरीके से पालन करना महत्वपूर्ण है, ताकि व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी किसी प्रकार की शारीरिक चोट नहीं हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिफ्टिंग क्या है। लिफ्टिंग जो है प्रॉपर पोस्चर, सही मुद्रा। जब किसी व्यक्ति को उठाना हो तो सबसे पहले शरीर की स्थिति को सही रखें, घुटनों को मोड़कर और पीठ को सीधा रखते हुए लिफ्ट करें, मतलब उसको पकड़ें। उसकी पीठ और कमर पर दबाव कम होगा। वजन का समान वितरण, यदि व्यक्ति का वजन अधिक है तो सुनिश्चित करें उसे उठाने के दौरान वजन समान रूप से दोनों हाथों में बटा हो। सहायक उपकरण का उपयोग, तो इसमें लिफ्टिंग के दौरान व्हील चेयर लिफ्टिंग, बेल्ट या अन्य सहायक उपकरण का उपयोग करें, ताकि व्यक्ति को सुरक्षित रूप से उठाया जा सके। नेक्स्ट है कैरिंग टेक्निक्स। कैरिंग टेक्निक्स जो है सतर्क रहें, बी कॉशन। लिफ्ट करने के बाद व्यक्ति को कैरी करते समय उसकी स्थिति को स्थिर रखें। अगर आवश्यक हो तो व्यक्ति को धीरे धीरे घुमाएं या शिफ्ट करें, ताकि असुविधा नहीं हो। समर्थन के बिंदु, अब इसमें समर्थन के पॉइंट क्या है, सपोर्ट पॉइंट। व्यक्ति के शरीर को मजबूत हिस्सों जैसे कंधे और कूल्हे से पकड़ें, ये उनके शरीर को स्थिर बनाए रखने में मदद करते हैं। सेंसिटिविटी, व्यक्ति के शरीर की स्थिति और आराम का ध्यान रखें। उन्हें कैरी करते समय असहज महसूस होने पर तुरंत उनकी स्थिति बदलें। सहायक उपकरण, असिस्टिव डिवाइसेस, व्हीलचेयर, बैकअप या स्लिंग का उपयोग करने से व्यक्ति को बिना अधिक थकाए और चोट के स्थानांतरित किया जा सकता है। ट्रांसफ़र टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, बेड से व्हीलचेयर में ट्रांसफ़र, तो व्यक्ति को धीरे से बिठाएं और उनके पैर व्हीलचेयर की तरफ रखें। उसकी पीठ का सहारा लेकर उसे व्हीलचेयर में बैठने में मदद करें। अपनी पीठ सीधी रखते हुए घुटनों को मोड़ें और व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए सहायता प्रदान करें। व्हीलचेयर से बाथरूम में ट्रांसफ़र, व्हीलचेयर को बाथरूम के पास लाकर व्यक्ति को सावधानी से स्थानांतरित करें। किसी सहायक उपकरण जैसे ट्रांसफ़र बेंच या ट्रांसफ़र सीलिंग का उपयोग करें, ताकि व्यक्ति को सुरक्षित रूप से बाथरूम में लाया जा सके। ये हम ट्रांसफ़र टेक्निक्स अपना सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों के लिए विशेष ध्यान, स्पेशल केयर फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों को ट्रांसफ़र करते समय अधिक सावधानी बरतें, ताकि उनकी पीठ और मांसपेशियों को नुकसान न पहुंचे। व्यक्ति को उनके शरीर के हिस्सों का सहारा लें, खासकर गर्दन, पीठ और पैरों की। सुरक्षा उपाय, सेफ्टी मेजर, सामान्य सुरक्षा, जनरल सेफ्टी हम क्या कर सकते हैं, हमेशा अपने खुद के शरीर की स्थिति का ध्यान रखें और सावधानी से लिफ्ट करें, ताकि आपको भी चोट नहीं लगे। सुरक्षित स्थान, सेफ लोकेशन, लिफ्टिंग और ट्रांसफ़र करने के दौरान सुनिश्चित करें कि आसपास का स्थान साफ और उसमें कोई बैरियर नहीं है, उसमें कोई बाधा नहीं है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का सहारा ले सकते हैं। जब व्यक्ति का वजन अधिक हो या ट्रांसफ़र कठिन हो तो 1 से अधिक व्यक्ति की सहायता प्राप्त करें। 5 जो है सहायक उपकरण, लिफ्टिंग बेल्ट, शारीरिक कार्य में स्थिति के लिए लिफ्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मोटराइज्ड लिफ्ट, ये उपकरण विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जिनके लिए शारीरिक रूप से लिफ्ट करना कठिन हो, या उपकरण लिफ्टिंग प्रक्रिया को आसान बनाता है। मतलब मोटराइज्ड लिफ्ट जो है वो आराम से जिन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, लिफ्ट करना मुश्किल होता है, तो उनको लिफ्ट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र बेंच बाथरूम और शावर में स्थानांतरण के लिए उपयोगी होता है। 5.2 है सेफ्टी प्रोसीजर, बैक केयर एंड व्हीलचेयर स्किल्स। अब यहाँ पर पूछा है कि सुरक्षा जो प्रक्रियाएं क्या हैं, बैक केयर और व्हीलचेयर कौशल
क्या हैं। तो जो विकलांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए सेफ्टी प्रोसीजर, बैक केयर एंड व्हील चेयर स्किल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन उपायों को सही तरीके से लागू करने से उनके शारीरिक स्थितियों को प्रबंधित किया जा सकता है ताकि वह स्वतंत्रता से जीवन जी सकते हैं। तो इसमें सुरक्षा प्रक्रियाएं हैं, सेफ्टी प्रोसीजर, सही से लिफ्टिंग तकनीक, मतलब प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स होनी चाहिए। जब किसी विकलांग व्यक्ति को उठाना हो तो अपनी पीठ को सीधा रखें और घुटनों को मोड़कर लिफ्ट करें। दूसरा जो पॉइंट है, व्यक्ति को सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे उठाना चाहिए ताकि चोट से बचा जा सके। नेक्स्ट है सुरक्षित स्थान, सेफ इन्वायरमेंट। व्यक्ति के लिए हमेशा साफ, सुरक्षित और बिना रुकावट वाले स्थान पर कार्य करें। सुनिश्चित करें कि फर्श, रास्ते या अन्य सतहों पर कोई अवरोध ना हो जिससे गिरने का खतरा कम हो या नहीं हो। सहायक उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, जैसे व्हील चेयर है, लिफ्टिंग बेल्ट है, ट्रांसफर बैच है। अन्य सहायक उपकरण का उपयोग करें ताकि व्यक्तियों को स्थानांतरित करना सुरक्षित और सुविधाजनक हो। यदि व्यक्ति को शारीरिक स्थिति अगर अगर व्यक्ति जो है उसकी शारीरिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो मोटराइज्ड लिफ्ट या गाइडेंस का सहारा लिया जा सकता है। बैक केयर है। बैक केयर जो है उसमें देख लेते हैं क्या है। पीठ को सीधा रखना, मेंटेन अ स्ट्रेट बैक। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उठाते समय, स्थानांतरित करते समय हमेशा अपनी पीठ सीधी रखें ताकि बैक पर दबाव ना पड़े। घुटनों को मोड़कर लिफ्ट करें जिससे पीठ पर अतिरिक्त तनाव ना आए। कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव बैक सपोर्ट। व्हीलचेयर या बिस्तर पर बैठने के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिए बैक सपोर्ट और पैडिंग का इस्तेमाल करें ताकि पीठ को सहारा मिल सके और वह आरामदायक महसूस कर सकें। नियमित रूप से उनकी पीठ की स्थिति की जांच करें ताकि कोई दबाव या घाव ना बने। बैठने की सही स्थिति होनी चाहिए, जैसे व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करें कि उनकी पीठ सीधे और सिर भी सीधा हो। सेटिंग व्यवस्था जो है इस प्रकार हो कि व्यक्ति को पीठ में किसी भी प्रकार का दर्द या तनाव महसूस ना हो। व्हीलचेयर स्किल्स। व्हीलचेयर स्किल्स का सही उपयोग। व्हीलचेयर को सही तरीके से उपयोग करने के लिए व्यक्ति को ये सिखाना ज़रूरी है कि उसे कैसे चलाएं, कैसे मोड़ें, सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कैसे करें, क्योंकि मोड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। चलाने में चलाना तो इजी होता है लेकिन मोड़ने में दिक्कत होती है, तो उसे पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे चलाएं। व्हीलचेयर के पहियों को हमेशा साफ रखें और ये सुनिश्चित करें कि वह आसानी से घूमते हों। ट्रांसफ़र फ्रॉम व्हीलचेयर। व्हीलचेयर से ट्रांसफ़र। व्हीलचेयर से बिस्तर, शौचालय या किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफ़र करते समय सही तकनीकी का पालन करें। ट्रांसफ़र बैच या सहायक उपकरण का उपयोग करें ताकि व्यक्ति को आसानी से और बिना किसी चोट के दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जा सके। व्हीलचेयर की ऊंचाई समायोजित करना, एडजस्टिंग व्हीलचेयर हाइट। व्हीलचेयर की ऊंचाई आरामदायक स्थिति को व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार समायोजित करें ताकि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। पैरों का सहारा देने के लिए पैड्स या फुटरेस्ट का उपयोग कर सकते हैं ताकि व्यक्ति के पैरों को आराम मिले और वे स्थिर रहें। व्हीलचेयर के लिए सुरक्षा उपाय क्या हो सकता है। व्हीलचेयर के ब्रेक्स को हमेशा स्थिर रखें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। व्हीलचेयर में जैसे रुकें वैसे ही ब्रेक लगा दें और वो लगी रहे जब तक चले नहीं। व्हीलचेयर में बैठते समय सुनिश्चित करें कि व्यक्ति की पोजीशन सही हो और वह किसी भी प्रकार से गिरने का जोखिम ना ले। सुरक्षित रूप से मोड़ने और स्थानांतरित करने के लिए व्हीलचेयर में विशेष सहायक उपकरण जैसे हैंडल, रैंप आदि का उपयोग कर सकते हैं। व्हीलचेयर पर बैठने का सही तरीका, प्रॉपर सेटिंग इन व्हीलचेयर। सेटिंग एंगल क्या होना चाहिए। व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति के लिए सीट का कोण सही होना चाहिए ताकि उनकी पीठ और घुटने पर दबाव ना पड़े। सुनिश्चित करें कि उनकी पीठ सीधी हो और सिटिंग स्थिति आरामदायक हो। सहायक उपकरण क्या हो सकते हैं। फुट रेस्ट, आर्म रेस्ट, बैक सपोर्ट जैसे सहायक उपकरण का उपयोग कर सकते हैं ताकि जो व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति हैं उनको अधिक आराम मिल सके। 5.3 है प्रॉब्लम एंड मैनेजमेंट ऑफ हैंड फंक्शन। तो इसमें देखते हैं प्रॉब्लम एंड हैंड मैनेजमेंट फंक्शन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम एंड हैंड मैनेजमेंट फंक्शन।
तो अब यहाँ पर देख लेते हैं समस्या और हाथ प्रबंधन कार्य जो है। सबसे पहले सीपी में समस्या क्या होती है, हाथों में जकड़न और कंपन, कमजोर पकड़ और कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। जो भी छोटे कार्य होते हैं जैसे लिखाई होती है, फाइन मोटर स्किल्स वाले होते हैं, उनको पकड़ने में समस्या होती है। प्रबंधन क्या हो सकता है, स्प्लिंट और ऑर्थोस्टिक का उपयोग कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी और व्यायाम करवा सकते हैं, एडॉप्टिव उपकरण जैसे मोटे हैंडल वाले चम्मच यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है एम्पुटीज में समस्या क्या होती है, खोए हुए अंग के कारण कार्यों में बाधा, या फिर आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक जो होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तो उसमें मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, प्रोस्थेटिक और एडॉप्टिव उपकरण यूज़ कर सकते हैं, नियमित व्यायाम और थेरेपी करवा सकते हैं, रोजमर्रा के कार्यों के लिए ग्रिपिंग उपकरण यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो है स्पाइना बाइफिडा, समस्या क्या होती है, हाथों और उंगलियों में कमजोरी, थकान और कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, जिसमें प्रबंधन क्या हो सकता है, जो भी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं उनको सुधारने के लिए व्यायाम करवा सकते हैं। सहायक उपकरण जैसे पेंसिल ग्रिप करने के लिए हम थेरेपी दे सकते हैं, फिजियोथेरेपी और उचित पोस्चर बता सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, समस्या क्या होती है, हाथ और उंगलियों का आंशिक पूर्ण या पक्षाघात होता है, वस्तुओं को पकड़ने और हिलाने में कठिनाई होती है। प्रबंधन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे वॉइस कमांड टेक्नोलॉजी, हाथ और कलाई को स्थिर करने वाले स्प्लिंट, पुनर्वास थेरेपी कर सकते हैं। पोलियो में समस्या क्या होती है, मांसपेशियों की कमजोरी, हाथों में कोऑर्डिनेशन और ताकत की कमी होती है। प्रबंधन क्या कर सकते हैं, सहायक उपकरण जैसे कैलिपर्स है, फिजियोथेरेपी और मजबूत करने वाले व्यायाम, ऊर्जा संरक्षण के लिए हल्के उपकरण। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, समस्या क्या हो सकती है, मांसपेशियों में कमजोरी और थकान, हाथों को ऊपर उठाने और वस्तुओं को पकड़ने में समस्या होती है। अब इसमें प्रबंधन क्या कर सकते हैं, सहायक उपकरण जैसे एर्गोनोमिक हैंडल, थकान को कम करने वाले उपकरण, फिजियोथेरेपी और मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम, ये चीज़ें हम कर। नेक्स्ट पूछा है 4.5, जिसमें यूज़ ऑफ 4.4 है, यूज़ ऑफ ऑर्थोस्टिक फॉर अपर एंड लोअर लिम्स फॉर एक्सेसिबिलिटी। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले ऑर्थोटिक का उद्देश्य क्या होता है, शारीरिक कार्य क्षमता को बढ़ाना, क्योंकि फिजिकल कैपेसिटी बढ़ेगी तो जीवन सक्षम होगा। मांसपेशियों और जोड़ों को सहारा देना, दर्द कम करना और शरीर के संतुलन को सुधारना। ऊपरी अंगों, अपर लिम्ब और आर्थोस्टिक प्रकार जो है वो क्या है, कलाई स्प्लिंट है, जैसे कलाई को स्थिर रखने के लिए और कमजोर मांसपेशियों का सहारा देने के लिए। डायनेमिक हैंड स्प्लिंट, उंगलियों और अंगूठों की गतिशीलता को सुधारने के लिए। एल्बो ऑर्थोसिस जो है, कोहनी की स्थिरता और गति को बनाए रखने के लिए। शोल्डर ब्रेसेस है, कंधों के जोड़ को सहारा देने और मुद्रा सुधारने के लिए। अब इससे लाभ क्या मिलता है, जो कोऑर्डिनेशन है वो सुधरता है, फाइन मोटर स्किल्स में सहायता मिलती है, मांसपेशियों पर दबाव कम करता है। निचले अंगों और लोअर लिम्ब के लिए ऑर्थोस्टिक क्या हो सकता है, इसका प्रकार से एंकल फुट ऑर्थोसिस, AFO बोलते हैं, एडी और पैर के लिए, संतुलन और स्थिरता के लिए नी एंकल फुट ऑर्थोसिस के AFO, घुटने, एडी और पैर को स्थिरता प्रदान करने के लिए। हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, पूरी टांग और कूल्हे को सहारा देने के लिए। इनसोल और आर्च सपोर्ट, चलने और खड़े होने के लिए। लाभ क्या मिलता है, चाल सुधारता है, थकान और चोट के जोखिम को कम करता है, सहारा देकर स्वतंत्रता बढ़ाता है। 4 है प्रमुख विकलांगताओं में उपयोग, जैसे CP है, चलने और हाथ के उपयोग के लिए। पोलियो में मांसपेशियों की कमजोरी के लिए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में संतुलित और स्थिरता के लिए। स्पाइना बाइफिडा, जोड़ों और मांसपेशियों को सहारा देने के लिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थकान और गिरने से बचाने के लिए। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5.5 है अल्टरनेटिव एंड आर्ग्यूमेंटेटिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। तो विकलांगताओं वाले बच्चों के लिए संचार एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है, मतलब कम्युनिकेशन एक चुनौती होती है। ऐसे बच्चों को विशेष प्रकार के संचार उपकरण और तकनीकों की आवश्यकता होती है जो उनके विचारों, ज़रूरतों और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करें। इसके लिए वैकल्पिक और वृद्धि संचार
हाँ, एएसी तकनीकों का उपयोग और बच्चों के लिए एक प्रभावी तरीका हो सकता है, खासकर जब वो बोलने या पारंपरिक संचार के अन्य तरीकों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वैकल्पिक और वृद्धि संचार एएसी जो है, एएसी उन तकनीकों और उपकरणों का समूह है जो बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने में मदद करते हैं जब वो मौखिक या लिखित भाषा का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। ये संचार का एक वैकल्पिक तरीका है जो शब्दों और विचारों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एएसी के जो प्रकार हैं वो कौन से? पिक्चर एंड सिंबल, चित्र और प्रतीक, चित्र संचार प्रणाली, पिक्चर कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है, इसमें बच्चे चित्र और जो भी सिंबल होते हैं उनके इमेजेस का उपयोग करके अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को व्यक्त करते हैं। ये सरल प्रभावी तरीका है जो सीपी, पोलियो और स्पाइना बाइफिडा जैसे विकलांगताओं वाले बच्चों के लिए उपयुक्त है। PECS, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, इस प्रकार की चित्र आधारित संचार प्रणाली है जिसका उपयोग बच्चे अपनी इच्छा और आवश्यकता व्यक्त करने के लिए करते हैं। स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, ये डिवाइस उन बच्चों के लिए होती है जो मौखिक रूप से बात नहीं कर सकते। बच्चे ने टैप करने या किसी बटन को दबाकर अपने संदेश को व्यक्त कर सकते हैं। ये उपकरण अक्सर टच स्क्रीन पर आधारित होते हैं जो बच्चों को सटीक संचार में सहायता प्रदान करते हैं। ई बुक्स एंड टैबलेट्स, स्मार्ट डिवाइस और टैबलेट्स के माध्यम से बच्चे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें स्पीच टू टेक्स्ट और टैप टू टाइप विकल्प होते हैं जो विकलांग बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो संदेश, इसमें बच्चे ऑडियो या वीडियो संदेश के माध्यम से अपने भावनाओं विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जो इस प्रकार के उपकरण और उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें समुदाय से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। कक्षा में एएसी का उपयोग कैसे करें? तो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं, अडॉप्टेशन कर सकते हैं। जैसे एएसी और उपकरण प्रणालियों का चयन बच्चों की विशेष ज़रूरतों के आधार पर किया जाता है, जैसे कि सीपी हो गई, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई। बच्चे अपने हाथों से सही ढंग से टाइप नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें बटन या आवाज़ आधारित कम्युनिकेशन सिस्टम की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट है शिक्षक और सहायक उपकरण का समर्थन, टीचर एंड असिस्टिव टूल सपोर्ट होते हैं। शिक्षक को उन उपकरणों के उपयोग में सक्षम और प्रशिक्षित होना अनिवार्य होना चाहिए ताकि वह बच्चों की मदद कर सके। सहायक उपकरणों को कक्षा की गतिविधियों और पाठ्यक्रम के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण हो सकता है। व्यक्तिकृत शिक्षण, इसमें हर बच्चे की शारीरिक और संचार संबंधी जो भी क्षमताएं होती हैं उनमें अंतर हो सकता है, इसलिए उन्हें व्यक्तिकृत शिक्षण के अनुसार सहायता देना आवश्यक है। मतलब अलग अलग इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी है। समूह में संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन, कक्षा में अन्य छात्रों और बच्चों के साथ संचार की प्रक्रियाओं को शामिल करना महत्वपूर्ण है। इससे बच्चों को सामाजिक संचार कौशल विकसित करने में मदद मिलती है जो उनकी भावनाओं और विचारों को आसानी से व्यक्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। एएसी के लाभ क्या हैं ये देख लेते हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन, संचार में सुधार होता है, स्वतंत्रता में वृद्धि होती है, एजुकेशन में समावेश आता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल का विकास होता है। कक्षा में एएसी का प्रभाव क्या पड़ता है? सीपी और पोलियो वाले बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए हाथों की गति सीमित हो सकती है, इसीलिए इन्हें बटन या आवाज़ से नियंत्रित होने वाले उपकरणों की आवश्यकता होती है। स्पाइना बाइफिडा और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए इन बच्चों को मांसपेशियों की कमजोरी होती है, इसलिए उन्हें कम प्रयास के साथ अधिक प्रभावी संचार उपकरण चाहिए, जैसे कि वॉइस कमांड सिस्टम। एम्पुटीज़ वाले बच्चों के लिए इन वॉइस और हेड कंट्रोल से काम करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एम्पुटीज़ वाले इन बच्चों के लिए वॉइस या हेड कंट्रोल से काम करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं है तो अच्छी बात है। आपका कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत शॉर्ट नोट्स हैं और अगर आपने पूरी वीडियोस को देख ली जितनी भी हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और पेपर में आप अच्छा कर पाएंगे। बहुत अच्छे नोट्स हैं, इफेक्टिव नोट्स हैं, आई होप आपके काम आए। अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो काम आ जाएंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं शॉर्ट नोट्स या फिर शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी, जिससे आप उस टॉपिक पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, तब तक के लिए बाय बाय।